Recording has been started. So today we are going to revise this chapter क्योंकि क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर इजी होने के बावजूद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है क्योंकि कुछ टॉपिक्स थोड़े इसमें मिला जुला करके आ रहे हैं, है ना। बाकी ऐसा है नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे लगता है एक बार इसको रिवाइज कर लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आसान और इजी टू अंडरस्टैंड है। पॉइंट इज कि इसको अगर अपन कनेक्ट करें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के साथ, तो जहां पर फर्स्ट चैप्टर हमको ये बता रहा है कि हमें केवल मैनेजमेंट को समझना था, है ना। व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस लेवल, यानी हमने व्हाट इज मैनेजमेंट समझा। सेकंड चैप्टर आते ही हमने मैनेजमेंट को थोड़ा सा कैसे करना है ये समझा, उसके प्रिंसिपल्स को समझा था। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यानी हाउ टू डू मैनेजमेंट, इट टीचेस हाउ टू डू मैनेजमेंट। एंड नाउ इन दिस थर्ड चैप्टर मैनेजमेंट कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है। वी आर डूइंग आवर वर्क, वी नो व्हाट इज मैनेजमेंट, वी नो आवर ऑब्जेक्टिव्स, वी आर डूइंग व्हाट वी आर प्लानिंग, व्हाट वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड अबाउट। बट जैसे ही हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर अफेक्टिंग आवर बिजनेस, ठीक है ना। तो वो जो इफेक्ट्स है उन्हीं को हम बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। एज आई टोल्ड यू, बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ अंशु, बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? सर गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा सर, अगर अगली बार दूसरा पीएम आता है तो वो डिमोनेटाइजेशन वापस कर सकता है क्या? हाँ, दूसरे की जरूरत नहीं है, ये वाले भी कर सकते हैं। अगर इन्हें लगता है कि डिमोनेटाइजेशन होना चाहिए तो दे कैन। बात इतनी सी है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए कि हमने डिमोनेटाइज क्यों किया है। जैसे अभी जो इस बार हमने देखा था डिमोनेटाइजेशन, इसका मेन पर्पस इन्होंने बताया था टैक्स कलेक्शन और ब्लैक मनी को हम कंट्रोल करना चाहते थे। तो समहाउ इन्होंने किया भी सही। हाँ, ब्लैक मनी वाला पॉइंट जरूर क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन टैक्स कलेक्शन तो अच्छा खासा होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रीजन, ठीक है। वैसे कोई भी गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन करना नहीं चाहेगी, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान बहुत होता है। एक तो पब्लिक का इसके अंदर विश्वास थोड़ा सा कम हो जाता है, और दूसरा ये कि आप इन इतने सारे करेंसी नोट्स को क्या करोगे। जो 500 और 1000 के नोट्स इन्होंने कलेक्ट किए थे, करेंसी नोट, उसका क्या किया गया? हमने तो ऐसा सुना था कि उसको वापस से गला के, उसकी कटिंग करके उससे फर्नीचर बनाएंगे और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में वो कलेक्शन होता है। तो वो जो उसकी उसकी कैनवस की वैल्यू है, उस पेपर की जो वैल्यू है, वो तो खराब हो ही रही है ना। उसका तो कॉस्ट में कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। फिर जो नए नोट छापने हैं, फिर वापस से उसके लिए उतना ही कैनवस और पेपर लेकर आओ, तो दैट इज कॉस्टली ऑल्सो। तो गवर्नमेंट जनरली ऐसा करना नहीं चाहेंगी, दे कैन गो फॉर अनदर मूव। ठीक है, बहुत टाइम हो गया था डिमोनेटाइजेशन को, तो इसलिए इन्होंने एक बार ट्राई किया। wasn't it good to have real estate or properties during demonetization? हाँ मंशिता, नाउ योर पॉइंट इज ओके। अब ये है ना, केवल गैस वर्क पे डिपेंड करता है, स्पेक्यूलेशन पे। आपको क्या लगता है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर आपको लगता है कि लेना चाहिए तो यू मस्ट हैव बॉट। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, बट पीपल आर नॉट रेडी टू सेल ना। ये भी तो बात है, क्योंकि जो बेचना चाह रहा था, अगर उसको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो बेचेगा भी नहीं, ठीक है। तो एक ये रीजन हो सकता है, और दूसरा ये No, कि हाँ so I meant something else. हाँ मैं हाँ ऐसा पूछना चाह रही थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई मनी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड है, वो हाँ हाँ प्रॉपर्टी हमारी ही है, हम्म, तो मतलब बेटर देन हैविंग द नोट्स ऑफ 500 and 1000, तो प्रॉपर्टी का होना इज लाइक बेटर, नो? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये सब आपके अपनी थॉट्स पे डिपेंड करेगा। आपको लगता है प्रॉपर्टी ओन करनी चाहिए तो होनी चाहिए, आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो कैश रखना है तो रखना चाहिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन आवर थॉट्स, है ना। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन रहेगा, इसमें कोई भी इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है ना। इट्स अबाउट स्पेक्यूलेशन। जैसे अभी भी बहुत सारे लोगों की बात करें तो लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था,
तो अचानक से पैसा खत्म होने लगा क्योंकि हमारी सेविंग खत्म हो गई। तो लोगों ने क्या किया कि इस बार से कैश ज्यादा मेंटेन किया हुआ है ना। जो मतलब मैं हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो कैश मेंटेन नहीं करेंगे तो वी विल नेवर नो कि आगे क्या होगा, क्योंकि पिछला साल बहुत अनसर्टेनिटी वाला था। तो अब ऐसे में कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल भी किया और कईयों ने रिटेन भी किया और कईयों ने नया भी खरीदा। तो ये डिपेंड करता है, देखो, स्पेकुलेशन के ऊपर। हम स्टॉक मार्केट की कंडीशंस को भी देख सकते हैं, वो भी शुरुआत के अंदर मार्केट बहुत डाउन रहा था, देन अगेन इट रेज, और अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है। भले कंडीशन खराब होगी कंट्री की, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। लाइक लॉकडाउन वगैरह है, बिजनेस भले ही डाउन है, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर चल रहा है। तो ये सब स्पेकुलेशन पे है, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है ना। रियल एस्टेट बोलो, चाहे गोल्ड बोलो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज बोलो, जहां भी इन्वेस्टमेंट है, इट्स ऑल अबाउट स्पेकुलेशन। ठीक है बेटा। Yes. हाँ, अब आगे देखते हैं। So I was telling about business environment. So there are the factors that affect our business from outside, जिनको हमने आपके सामने 5 फैक्टर्स यानी स्लेप्ट नाम से, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल के नाम से बताया था। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द individuals, institutions and forces which are outside our control। हाँ, रिलायंस 3 टाइम बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, क्योंकि सीधी बात है, देखो, रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट भी किया है। रिलायंस को तो इन्वेस्टमेंट मिला भी है। इनको 17 बड़ी कंपनीज के साथ में जियो मार्ट के लिए सपोर्ट मिला है। तो अरबों रुपया आया है। तो इसको देखते हुए, मतलब अगर हम रिलायंस को एक कंपनी की तरह देख रहे हैं और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कंपनी के प्लान्स बड़े हो रहे हैं, तो हम जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, हमको दिखता है कि दिस कंपनी इज गोइंग टू अर्न मोर, लेट अस इन्वेस्ट। जब 17 बड़ी कंपनीज लगा रही हैं तो हम भी क्यों ना लगाएं। तो अब क्या हो रहा है, हर आदमी उसमें पैसा लगाना चाहता है, तो शेयर डिमांड करते हैं, उससे शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये डिमांड सप्लाई वाला ही रूल है जो आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। बिल्कुल सही है, इट हैपेंस। तो अब अगर अपन इसी को पॉइंट बना लें, तो रिलायंस के हिसाब से जो चीजें हमारे पास में बाहर से अंदर आ रही, समझ रहे हो आप, बाहर से जो चीजें हम पे इफेक्ट डाल रही हैं, वो देखने वाली चीज है। जैसे रिलायंस की कंडीशन वाज नॉट गुड लास्ट ईयर। जब लॉकडाउन से शुरुआत की बात है, उस समय रिलायंस की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। फिर इन्होंने डिमांड किया कि हम जियो मार्ट ला करके और फिर घर घर में इस चीज को लेके जाना चाहते हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या लेकर आएंगे, दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली प्लान बाय अमेजॉन। इस बारे में हम उससे पहले पढ़ रहे थे। इट इज गोइंग टू हैपन कि अमेजॉन इज गोइंग टू मेक कॉन्टैक्ट विद द लोकल ग्रोसरी स्टोर। तो उससे क्या होगा, जैसे ही हम अपने दाल चावल चीनी कुछ भी आज ऑर्डर किया और आज शाम तक हमारे घर पे आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अमेजॉन वाज प्लानिंग, बट हुआ क्या, जियो ने इसके ऊपर पहले काम कर लिया और जियो ने इसको एज अपॉर्चुनिटी बना करके प्रेजेंट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी कंपनीज ने जियो मार्ट में पैसा लगा दिया। बस ये इससे उन्होंने अपॉर्चुनिटी निकाली। ये वही पॉइंट आ गया जो हम आपको पहले ही बोल रहे थे कि दिस हैपेंस। अगर आपने अपॉर्चुनिटी का पता लगा लिया तो आप वो पहले आदमी बन सकते हो जो सारी चीजें ग्रैब कर लोगे। एंड इट वाज डन बाय जियो मार्ट एट द फर्स्ट। इसको लेकर के काफी हंगामा भी हुआ। लाइक अमेजोन ने भी ये बात रखी कि आइडिया हमारा था एंड ऑल दैट। तो लेकिन आइडिया एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं ना, और अमेजोन ने तो केवल ये कहा था कि वी आर प्लानिंग, बट दे डिडंट डू। बट जियो डिड इट फर्स्ट। पॉइंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग्स है, sum total of all individuals and institutions that are outside the control of a business enterprise, but that may affect its performance। आप एक इक्वेशन फॉर्म में भी देख सकते हो, जस्ट टेक द यूनिवर्स, subtract from it the subset that represents the organization and the remainder is environment। ये बातें हमने आपको ऑलरेडी बताई। देर आर 5 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट या 5 डायमेंशन ऑफ द एनवायरनमेंट, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल, जिसको मिला के हम कह रहे हैं स्लेप। ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 दे रखे हैं।
अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले हम इसको सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का टोटल बताते हैं. इट विल इंक्लूड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली. वैसे तो इंटरनल भी हो सकता है, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट इज इन आवर कंट्रोल. while it is in our control, we can do everything by our own. हम अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं. सपोज इफ वर्कर्स आर नॉट कमिंग, इफ द मशीन्स आर नॉट प्रॉपर, हम उसको ठीक कर सकते हैं. लेकिन जो चीजें बाहर से इफेक्ट डाल रही हैं, दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, उनको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. तो जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा, आप सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को और स्लेप्ट फैक्टर्स को इंक्लूड करोगे. ठीक है. वो अलग बात है कि नेक्स्ट ईयर आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो. यू आर गोइंग टू स्टडी इकोलॉजिकल ऑल्सो, बट वो नेक्स्ट ईयर आएगा, 12th में नहीं. ओके. स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस आर दोज which affect the business specifically or as a whole. ठीक है. Kindly keep yourself quiet. बेटा मेरे को इसमें कौन लग जाता है. एग्रीगेटिव का मीन, एग्रीगेटिव मतलब मिला के एक साथ, है ना, कंबाइंड फॉर्म में. ये जो एग्रीगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कंबाइंड है, मिला के. ठीक है. एवरीबडी प्लीज कीप क्वाइट, है ना. और ओके बेटा. यस. तो फिर स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस वो हैं जो हमारे बिजनेस पे या तो पर्टिकुलरली हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं, या फिर वो जो सब पे एक साथ इफेक्ट डालते हैं और डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालते. जैसे मान लो कि देर आर थिंग्स दैट अफेक्ट ओनली आवर बिजनेस, सिर्फ हमारा बिजनेस, है ना. जैसे मान लो हम प्लास्टिक बिजनेस करते हैं और प्लास्टिक इंडस्ट्री को बैन कर दिया है, या यूं समझो प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया और इफेक्ट केवल प्लास्टिक इंडस्ट्री पे ही आएगा. लेकिन अगर पेट्रोल के ऊपर कोई प्राइसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो उसका इफेक्ट सब पे आता है, क्योंकि एवरीबडी इज यूजिंग पेट्रोल. जैसे डीमोनेटाइजेशन, जैसे जीएसटी, इससे सब पे सब बिजनेस पे इफेक्ट आता है. तो वो हो जाता है जनरल फोर्स. ठीक है. स्पेसिफिक और जनरल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटर रिलेटेडनेस. तो पॉइंट ये आता है कि जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, दे अफेक्ट ईच अदर. द एनवायरमेंट इज अफेक्टिंग ईच अदर. एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक, अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा पॉलीथीन को छोड़ करके और जूट बैग्स की तरफ जा रहे हैं. तो कंपनीज ने भी जूट बैग्स को बनाना शुरू कर दिया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सोशल का इफेक्ट टेक्नोलॉजिकल पे था. people are now health conscious, so that is why they are using more diet conscious things. तो अगेन डाइट कॉन्शियस चीजें बनाने के लिए हमको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा. तो अगेन सोशल से टेक्नोलॉजिकल पे जा रहा है. अगर हमारे पीएम जापान विजिट करते हैं और वहां से हमको क्या कहते हैं एफडीआई मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं पॉलिटिकल से इकोनॉमिक पे इफेक्ट आ रहा है. तो ये हो गया इंटर रिलेटेडनेस. एक एनवायरमेंट दूसरे एनवायरमेंट पे इफेक्ट डालता है. ठीक है. देन आएगा डायनामिक. तो बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईली डायनामिक, इट कीप ऑन चेंजिंग. एग्जांपल में आपके सामने यहाँ पर दे रखा है लोगों के प्रेफरेंसेस या कंपटीशन, ये सब एग्जांपल्स इसमें आएंगे. अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो अनसर्टेनिटी असल में इस बात की है कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि एनवायरमेंट में हमको क्या रिटर्न मिलने वाले, है ना. तो जैसे आईटी में आने वाले चेंजेस या फैशन इंडस्ट्री में आने वाले चेंजेस ऐसे नहीं रहते जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मीन्स वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. दैट इज व्हाट वी कॉल अनसर्टेनिटी. देन कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी कब हो जाता है, व्हेन वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड विच डायमेंशन इज एक्चुअली अफेक्टिंग. ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम एक एक एनवायरनमेंट को अलग अलग समझते हैं, तो हम फिर भी ठीक है पता लगा सकते हैं कि विच फैक्टर इज एक्चुअली अफेक्टिंग आवर बिजनेस. बट व्हेन दे कम टुगेदर, अगर हमने सारे एनवायरनमेंट को एक साथ स्टडी करने की कोशिश की, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. इसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है.
अनसर्टेनिटी के अंदर हो रहा था डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर, एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, है ना, पास्ट, यानी जो हो गया वो हमारे बिजनेस पे कैसे इफेक्ट डाल रहा है। देन रिलेटिविटी, तो एनवायरमेंट इज अफेक्टेड बाय द प्लेस, ये जिस जगह पर होगा उसका असर उस एनवायरमेंट के ऊपर आएगा। ठीक है, जैसे साड़ी की डिमांड इंडिया में, साड़ी की डिमांड इंडिया में ज्यादा है लेकिन फ्रांस में नहीं है, क्योंकि फ्रांस के अंदर साड़ी नहीं पहनी जाती। ठीक है, दिस इज रिलेटिविटी। अब इसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, हाँ क्या क्वेश्चन आया है सर, एनवायरनमेंट बिजनेस को कंट्रोल करता है, बट ऐसा हो सकता है क्या कि कोई बड़ा बिजनेस पॉलिटिक्स या एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने लग जाए? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और आप इसको लॉबिंग कहते हो। इट हैपेंस। क्या होता है ना कि बिजनेस खुद गवर्नमेंट को गाइड करता है कि उसको क्या बेनिफिट्स चाहिए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट उसको वो बेनिफिट्स देती है, इसमें कोई देखा जाए तो बुराई नहीं। हाँ इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होता है, और एग्जाम्पल आपके दिमाग में अडानी और अंबानी से रिलेटेड आ भी रहा होगा, क्योंकि लगभग 1-2 साल से हम ये चीजें बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि अडानी और अंबानी को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। देखो अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें बेटा, तो एक हद तक ये सही भी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। चाइना की ग्रोथ का बहुत बड़ा रीजन वो यही है कि जब भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं, चलो चाइना के अंदर एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बस उसके पास में रिसोर्सेज पड़े। द कंपनी ऑलरेडी हैज रिसोर्सेज, और उसको एक बड़ा सा ऑर्डर मिलता है, और वो ऑर्डर होता है कि वो कह रहे हैं उनको 1 करोड़ पीसेस चाहिए मोबाइल फोन। अब वो कंपनी जो है वो बनाने के देने के लिए तैयार है, क्योंकि कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं, द कंपनी इज रेडी। ओके, अब यहाँ क्या हुआ, कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं लेकिन कंपनी को और कुछ बेनिफिट्स चाहिए। जैसे मान लो कि जब ये माल आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटीज में उसको छूट चाहिए, जब वो उस माल को बनाने लगेंगे तो उनको वर्कर्स चाहिए, दे नीड इलेक्ट्रिसिटी, दे नीड वाटर, दे नीड अदर इक्विपमेंट जो है, लेकिन अभी और चाहिए, क्योंकि जब काम शुरू होता है तो चाहिए होता है। तो उस कंपनी ने लोकल गवर्नमेंट को बताया कि हमारे को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। उस गवर्नमेंट ने तुरंत उनको जगह, उनको सब्सिडीज, उनको जो भी टैक्स इवेजन, जो भी उसके अंदर उनको बेनिफिट चाहिए वो सब अलॉट कर दिए। नाउ द कंपनी इज फ्री टू मेक दैट मोबाइल फोन, और कंपनी ने उसको बनाना शुरू कर दिया। अब आप देखो, टैक्स कम लग रहा है, पावर उनको कम पैसों में मिल रही है, वर्कर उनको इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, उनको हर चीज के अंदर गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, तो नतीजा क्या होगा, वो कंपनी सस्ते में मोबाइल फोन बना करके और उस ऑर्डर को पूरा कर देगी। नाउ कम टू इंडिया, व्हाट हैपेंस हियर। अगर एक कंपनी को ऑर्डर मिलता है, मान लो अंशु की कंपनी को ऑर्डर मिला, अंशु की कंपनी ने जाकर के तुरंत, अंशु नहीं जाकर के और कांटेक्ट किया लोकल गवर्नमेंट से कि हमारी कंपनी को मोबाइल फोन बनाने का ऑर्डर मिला है, और मुझे टैक्स में छूट चाहिए, और मेरे को पावर सप्लाई पूरी चाहिए, और मुझे पानी चाहिए, और ये सब चाहिए। सबसे पहले मैं जाकर के धरना दे दूंगा और स्टे ले आऊंगा कि क्यों अंशु को ही फायदा हो रहा है, फायदा मुझे भी चाहिए, मेरी कंपनी को भी चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि आप भी ले आओ ना, अगर आपको भी ऑर्डर मिलेगा तो हम बेनिफिट आपको भी दे देंगे। लेकिन नहीं, अब मैंने क्या कहना शुरू कर दिया, ये गवर्नमेंट बिजनेस के साथ मिली हुई। और फिर हमने उसी पे उंगली उठा दी, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर के ये बताने की कोशिश करी है कि सम हाउ अगर हम ये बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन या फिर गवर्नमेंट का किसी बिजनेस को सपोर्ट बहुत बुरा है, तो ऐसा हमेशा नहीं है बेटा। कभी ना कभी इसको अपन दूसरे तरीकों से भी देख सकते हैं, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे बिजनेस है, बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, एंड एवरी बिजनेस इज गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। वो अलग बात है कि दिखता जो है वही लोगों को नजर आता है, और बस उसी के अकॉर्डिंग वो अपना ओपिनियन बना लेते हैं। अब आप इसको किस तरीके से देख रहे हो कि गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है या वो बिजनेस सपोर्ट मांग रहा है ना?
बिजनेस ने सपोर्ट मांगा कि आप मुझे दो ये मौका कि मैं इस देश की सारी जमीन और सारे खेतों को कंट्रोल करना चाहता हूँ। उन्होंने किसान बिल बना करके और इसको पास कर दिया। किसानों को अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारी मेहनत खराब हो जाएगी, हमारे को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब ये प्राइवेटाइज हो गया। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन द ओपिनियन ओनली। जो सपोर्टर्स है किसान बिल के वो कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा, और जो इसके अगेंस्ट में खड़े हैं वो कहते हैं नुकसान ही नुकसान है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द थॉट्स नाउ। अब ये बन गया एक पॉलिटिकल इश्यू। तो आपके पॉइंट का जवाब शायद आपको मिल गया होगा, वो कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी का ओनर बनाने के लिए, अरे आई विश यू ओन ए कंपनी लिटरली, और तुम्हारा पहला फोन मैं खरीदूंगा, तुम बनाओ तो सही। तो ये पॉइंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। हमको एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहना चाहिए। हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी चल रहा है हमें उसको स्टडी करना है। आप जस्ट दिमाग लगाओ, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग। अभी ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया कि क्यों ना सर इस तरीके का एक ऐप बना देते हैं, आप अपनी क्लासेस ऐप के थ्रू ले सकते हो। लाइक अभी भी हम जूम को यूज कर रहे हैं, तो इसको एक ऐप के थ्रू बना दिया जाए तो बस यही हो गया अपॉर्चुनिटी। और जिसने उस सॉफ्टवेयर को बना के लॉन्च कर दिया वो बन गया पहला। आप एग्जांपल ले सकते हो बायजूस का, जिसने कि अपना इतना बड़ा नेटवर्क एस्टैब्लिश कर दिया है ऑनलाइन एजुकेशन का। अब उसको देखा देखी और भी बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, अन अकेडमी है, यूडेमी है, ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ तो फ्री भी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब, यू कैन फाइंड द अपॉर्चुनिटी। आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है आप उसमें से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, ये है पहला पॉइंट, अपॉर्चुनिटी वाला। इट enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage। आप पहले हो सकते हो उसका फायदा उठाने वाले। दूसरी तरफ you can identify threats and early warning signals also। आपको पता चल जाएगा कि you are not the only one doing this। हो सकता है कि ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस होंगे जो सेम चीज सोच रहे होंगे। तो आप एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हो, मीन्स यू आर वॉचिंग व्हाट पीपल आर डूइंग, एंड अकॉर्डिंगली यू विल आइडेंटिफाई कि यार ये चीज हमारे लिए घातक हो सकती है, यानी कि हम जो ये करना चाह रहे हैं हो सकता है कि ये हमारे लिए काम करना रहे। तो ये पॉसिबिलिटी भी है ना। वी कैन आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स कि व्हाट बैड कैन हैपन टू अस। अब अकॉर्डिंगली वी कैन कलेक्ट ऑल द रिसोर्सेज। हम पहले ही अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता लगा लेते हैं, और फिर जो हमारे रिसोर्सेज काम के हैं हम उन रिसोर्सेज को भी यूज करेंगे कलेक्ट करके। देन अगला पॉइंट आता है, हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। तो एक्चुअली क्या होता है ना, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत तेजी से बदलता रहता है। अब हमें उसी पेस ऑफ चेंज को पकड़ते हुए अपने बिजनेस में चेंजेस करने पड़ते हैं, तभी हम बिजनेस सही ढंग से रन कर पाएंगे, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कोडैक कंपनी का। इट वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने की डिजिटल कैमरा बनाया। कोडैक कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी, बट यू नो व्हाट हैपेंड, कोडैक कंपनी को कंपटीशन मिला, निकॉन या सोनी या फूजी, कैनन, ऐसी कंपनीज ने लगातार अपडेट किए। नतीजा ये हुआ कोडैक कंपनी बंद हो गई। वो डिजिटल कैमरा जो सबसे पहले बनाने वाली कंपनी थी, अपॉर्चुनिटी ली और फर्स्ट मोर एडवांटेज भी मिला, बट दे कुड नॉट कैरी इट फॉरवर्ड। वो उसको कैरी नहीं कर पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि देयर वाज हाई कंपटीशन, और एनवायरनमेंट के चेंजेस को वो कोप नहीं कर पाए, जो करना पड़ता है। अगर हम एनवायरनमेंट के चेंजेस को भी कोप कर लेंगे तो वी कैन मेक प्लान्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंगली। हम प्लान कर पाएंगे कि हमको क्या करना है, हम अपनी पॉलिसीज बना पाएंगे और अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। ठीक है, एंड फाइनली वी कैन इम्प्रूव इन आवर परफॉर्मेंस। हमको पता चल जाएगा कि क्या चीज हमारे लिए फेवरेबल है और क्या नहीं है। जो फेवरेबल है वो हम करेंगे, जो फेवरेबल नहीं है वो हम नहीं करेंगे। सिंपल। तो ये हुआ इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस के बाद में जो आपको तीसरी चीज पढ़नी है वो है ये एनवायरनमेंट।
जिसको हमने सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल में डिवाइड किया हुआ है। टर्बुलेंट मार्केट का मतलब हाईली चेंजेबल, जो लगातार बदल रहा है। ठीक है, टर्बुलेंट मीन्स इट इज हाईली डायनेमिक, इट इज ओके सर। एवरी टाइम। हाँ, तो ये जो 5 एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एग्जाम में आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जैसे ये बॉक्स में दे रखे हैं, और आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन से एनवायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो समझने का जो सबसे आसान तरीका है, एक दो पॉइंट जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, जिसमें कंफ्यूजन होता है, उनको छोड़ दे तो ज्यादातर पॉइंट्स हमको एक ही बार में समझ में आ जाते हैं। लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विल इंक्लूड ऑल द इकोनॉमिक कंडीशंस, जिसमें इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, या जिसमें भी मनी आ रहा हो, पैसा पर जिसमें भी कैपिटा आपको, इनकम। हाँ, पर कैपिटा इनकम, ये सब यहाँ एग्जांपल दे ही रखे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, जनरल सी चीज अगर समझनी हो तो जिसमें भी मनी से रिलेटेड कुछ भी होगा, हम उसको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बताएंगे। ठीक है, पैसा, जिसमें भी पैसा दिख रहा है, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। ठीक है, कंपनी ने यूं समझो कि सेंसेक्स का फायदा उठाया, यानी कि सेंसेक्स, सेंसिबल इंडेक्स, दैट इज स्टॉक मार्केट इंडिसेस बोलते हैं इसको। तो वो ग्रो कर रहा है और उसको देखते हुए आपने वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने उससे प्रॉफिट अर्न कर लिया, दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक। मनी जिसमें भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सोशल की बात करेंगे तो ये सोसाइटी को, मतलब यूं समझो कि सोसाइटी से हमारे पे इफेक्ट आ रहा है। जैसे मान लो कल्चर, रिलीजियन, लोगों के थॉट, बिजनेस को लेकर के सोसाइटी के रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हो कि एक आदमी ने एक एक नॉनवेज रेस्टोरेंट खोला एक कॉलोनी के अंदर, और कॉलोनी वालों ने शिकायत कर दी कि हम यहाँ नॉनवेज चीजों को पसंद नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ बेटा, एक मिनट हर्षल, अभी बताता हूँ। तो सोशल फैक्टर क्या आ रहा है इसके अंदर, मतलब ये सोशल फैक्टर का एग्जांपल हो गया, क्योंकि सोसाइटी के लोग उस नॉनवेज रेस्टोरेंट को वहां पे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन उस बिजनेस को लेकर। ठीक है, असल में आपको कैसे पढ़ना है वो आप ये ध्यान रखना कि ये जो फैक्टर्स हमारे सामने है ना, ये हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेंगे। हमको देखना ये है कि ये जो चेंजेस आएंगे ना, ये हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेंगे। लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज अफेक्टिंग आवर बिजनेस, सोशल एनवायरनमेंट इज अफेक्टिंग आवर बिजनेस। हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बट बाहर से चीजें आकर के हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डाल रही है ना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डाल रही है। या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या ऐसा कुछ भी जिससे कि हमारे बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजीज ऑफ द गवर्नमेंट और अलाइड एजेंसीज। और लीगल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे लॉ, जैसे कंपनीज लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऐसे कोई भी एक्ट होंगे, लॉज होंगे जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आए। ठीक है, हाँ, आपने पूछा है सर कैन यू एक्सप्लेन अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू बीएससी। अच्छा, वो जो सीबीएसई के नए चेंजेस आ रहे हैं उसको लेकर के डोंट वरी, जो केस स्टडीज आपको ऑलरेडी आपके नोट्स में दे रखी हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन हमने आपके सामने एक केस रख दिया, जैसे एक केस मैंने यहाँ कराया भी था ना, कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू बैन पॉलीथीन बैग्स बिकॉज यस ऑफ सर, यस सर। इंक्रीजिंग पोल्यूशन। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा वाला एनवायरनमेंट था या कौन कौन से एनवायरनमेंट है, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है हर्षल, द Yes, sir. पॉइंट इज, हाँ, द पॉइंट इज कि हमको जब दिमाग लगाना पड़े, यानी कि एकदम बना बनाया क्वेश्चन सामने नहीं है, एंड वी हैव टू सम एनालाइज। इंटरेस्टिंगली फर्स्ट 3 चैप्टर्स में एनालिसिस वाले क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने सब कुछ एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन है ना वो आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे, जिसके अंदर टर्म्स बहुत सारे हैं और एक एक टर्म के कई कई मीनिंग निकलेंगे।
तो वहां पर वो कॉम्पिटेंसी आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। बट डोंट वरी, यहाँ भी है, मैंने एक आध क्वेश्चन आपको कराया भी है, और आप उन नोट्स को देखना, उनमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें ज्यादातर क्वेश्चन जो भी केस स्टडीज है पर्टिकुलरली, दे आर ऑल कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ओके बेटा, तो ये है 5 एनवायरनमेंट जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आते हैं। ओके, इसके बाद जो चीज हमारे को देखनी है, अच्छा मैंने जो बताया था ना, इन बॉक्सेस को जरूर पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम्पल यहीं से आएंगे। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया वाला हमारा पॉइंट था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना मत, क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर अस। हमको सिर्फ ये समझना है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट 1991 में एक ड्रास्टिक चेंज हुआ था, क्योंकि इंडिपेंडेंस से 1991 तक की कंडीशन सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, लाइसेंस बहुत ज्यादा यूज होते थे, ग्लोबलाइजेशन नहीं था भी तो बहुत ज्यादा टिपिकल प्रोसेस था, और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा पावर्स नहीं दे रखे थे, विच वाज चेंज्ड इन 1991। इसमें प्राइवेट सेक्टर को पावर्स मिले, इसमें ग्लोबलाइजेशन हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज वर अलाउड टू कम इनसाइड, एंड जो क्या कह सकते हैं, लाइसेंस वगैरह बहुत ज्यादा लेने पड़ते थे, तो वो एक तरह से खत्म कर दिए, मतलब बहुत बहुत कम हो गया, तो कंट्रोल वाज एक्चुअली टेकन ऑफ। देन इनका केवल आपको मीनिंग देखना है, जितना जितना पॉइंट्स दे रखे हैं एक बार रीडिंग कर लेना जस्ट समझने के लिए, इसमें से क्वेश्चन आते नहीं। लेकिन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस के पॉइंट आएंगे, यानी कि 1991 में जो पॉलिसी चेंज हुई थी उसका इम्पैक्ट है ना। तो क्या हुआ, एलपीजी आने के कारण कंपटीशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि लाइसेंस खत्म हो गए, हर कोई अपना बिजनेस शुरू कर पा रहा है, हर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। बेटा प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। हाँ, कंपटीशन बढ़ने लग गया, साथ में कस्टमर्स ज्यादा डिमांडिंग हो गए, क्योंकि कस्टमर्स को अब पता चल गया कि एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया इटसेल्फ, तो व्हाई टू इंपोर्ट देम, so they started demanding for more। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आने लग गए, बिकॉज जो भी कंपनीज बाहर से आ रही थी वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही थी, इवन प्राइवेट सेक्टर को भी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने लग गई, क्योंकि उनको अपना बिजनेस भी ग्रो करना है। इससे छोटे बिजनेस को जरूर नुकसान हुआ, क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस के पास टेक्नोलॉजी को एक्सेस करने का ना तो पैसा था और ना एक्सपीरियंस, तो उनको जरूर नुकसान हुआ। देन नेसेसिटी फॉर चेंज वाज देयर, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ा, जिस क्योंकि पहले जो चीजें होती थी वो सब गवर्नमेंट के हिसाब से होती थी, एवरीथिंग वाज गिवन बाय गवर्नमेंट, ये प्रोसेस है इसको फॉलो कर लो, ये डॉक्यूमेंट्स है इनको भर लो। बट अब आपको मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पहले सब कुछ प्रेस्क्राइब्ड होता था, अब कुछ भी नहीं है, अब आपको खुद करना है। हाँ, आपको कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट का मिलेगा, लेकिन यू आर फ्री इन द मार्केट, तो ये नेसेसरी फॉर चेंज हुआ। देन नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, तो वर्कर्स को अब हमें डेवलप करने की जरूरत पड़ी। हम चाहते थे कि वर्कर्स हमको ट्रेंड ही मिले, जिससे कि हम वर्कर्स के आने के बाद उनको काम सिखाएंगे, फिर उनको तैयार करेंगे, फिर काम देंगे, तो ये बड़ा ही लेंथी काम हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम उसको, वर्कर को ऑलरेडी जो हमारे काम का हो उसी को हायर करेंगे, ठीक है। एंड देन मार्केट ओरिएंटेशन, नाउ एवरीथिंग वाज स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू कस्टमर, जो कस्टमर चाहते हैं वो उनको दो। पहले ऐसा होता था, वट एवर द कंपनीज मेड दे यूज टू सेल, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी पहले हम कस्टमर से पूछते हैं आपको क्या चाहिए, कस्टमर अपनी डिमांड सामने रखते हैं, अब हम उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बना के देते हैं, ठीक है। एंड देन लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, तो गवर्नमेंट ने एक तो वैसे ही प्राइवेटाइज कर दिया, जिससे कि जो बिजनेस को सपोर्ट मिलता था वो बंद हो गया, और तो और जो गवर्नमेंट के हाथ में आज भी है उन्होंने उसको भी कंट्रोल कर लिया, मतलब कंट्रोल छोड़ दिया, सॉरी। जैसे रेलवे, उनको भी फ्री कर दिया कि आप अपनी कमाई खुद करो, है ना। अगर रेलवे को चाहिए कि वो अपनी अर्निंग करे तो उनको खुद ही करनी है, गवर्नमेंट ने कह दिया हमारे बजट से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इट वाज अगेन ए पॉइंट, इस पे बात भी हुई थी कि ये गलत है, लेकिन ये गलत इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि ये एक पॉलिसी का पार्ट है कि बिजनेस को खुद से ग्रो करना पड़ेगा, अगर वो खुद ग्रो नहीं करेंगे
तो फिर गवर्नमेंट कब तक सपोर्ट करेगी हर एक? हमारी कंट्री में हजारों कंपनीज है और हर कंपनी को गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी, कितना लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, है ना? तो इसलिए उन्होंने अब इसको फ्री कर दिया, डू इट बाय योरसेल्फ। तो ये पॉइंट है। इसके बाद हमने आपको बताया था रेस्पॉन्स, मैनेजेरियल रेस्पॉन्स, ये रहे वो पॉइंट जो कल डिस्कस किए थे। डाइवर्सिफिकेशन फ्री, अब इसका रेस्पॉन्स क्या रहा, यानी कि इम्पैक्ट तो आ गए, ये तो इफेक्ट है। अब हमने कैसे रेस्पॉन्ड किया? तो वी स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग, हमने नए प्रोडक्ट को ऐड करना शुरू कर दिया। जॉइंट वेंचर्स बढ़ने लग गए, कंपनीज इंडिविजुअली तो खत्म हो जाएंगी, तो उन्होंने दूसरी कंपनीज के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया। कंपनीज स्टार्टेड वर्किंग फॉर देयर ब्रांड, उन्होंने अपने नाम को बड़ा करने की कोशिश करी। दे स्टार्टेड यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कंपनसेशन लेवल्स बढ़ गए, जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनको ज्यादा पेमेंट मिलने लगा। एंड एवरीथिंग वाज नाउ कस्टमर फोकस, क्योंकि कस्टमर को अगर हम चाहते हैं कि सेटिस्फाई करें, तो हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग इन चीजों को बनाना पड़ेगा। तो ये है हमारा रेस्पॉन्स। और अब इसके बाद में एक पॉइंट और आता है, ये है डीमोनेटाइजेशन, जिसको हमने लास्ट में देखा था। तो ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है सीजिंग टू बी लीगल टेंडर, यानी कि हमने करेंसी नोट का जो स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, उसको सीज कर दिया। ठीक है, हमने मतलब गवर्नमेंट ने किया। और 500 और 1000 के नोट्स यहाँ पर डिमोनिटाइज किए थे November 8, 2016 को। जो मेन एम था वो था करप्शन हटाना, काउंटरफीटिंग करेंसी को हटाना, और साथ में हाँ इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। इससे टैक्स कलेक्शन हुआ, लोगों को गवर्नमेंट ने एक मैसेज दिया कि हम आपको टैक्स में फ्री नहीं छोड़ेंगे। डीमोनेटाइजेशन से टैक्स कलेक्शन हुआ और जो मनी है उसका सर्कुलेशन बढ़ा, क्योंकि जो लोगों की जेब में पैसा स्टक हो गया था, इट केम आउट, इट केम टू द बैंक कुड हैव मोर लिक्विडिटी, और वो ज्यादा लोन दे पाए। और फिर डीमोनेटाइजेशन से लेस कैश इकोनॉमी की तरफ भी हम मूव कर पाए, क्योंकि अब हमारे पास में यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट के तरीके हैं। इससे क्या इफेक्ट्स आए, क्या इम्पैक्ट्स आए? तो मनी रेट या इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़े से डिक्लाइन हुए, क्योंकि बैंक डिपॉजिट बढ़ गए। सीधी सी बात है, बैंक की लिक्विडिटी बढ़ गई तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कम हुए, फाइनेंशियल सेविंग्स इंक्रीज हुई। प्राइवेट वेल्थ को नुकसान हुआ। प्राइवेट वेल्थ को नुकसान इसीलिए हुआ ना, क्योंकि ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में पैसा लगा के बैठे थे और उसकी वैल्यू गिर गई। अब वेट करो जब तक उसकी वैल्यू ना बढ़े। बट इंटरेस्टिंगली रियल एस्टेट की वैल्यू पिछले 5 साल से नहीं बढ़ी है। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है तब से रियल एस्टेट इतना ग्रो नहीं कर रहा है। तो ठीक है, वो रीजन दूसरे आ गए यहाँ पे, 2 साल सॉरी साल भर से तो कोरोना ही है, इस कारण से भी इफेक्ट आ रहा है। देन इसके बाद पब्लिक सेक्टर पे इफेक्ट नहीं आया, बिकॉज एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। डिजिटाइजेशन बढ़ा, जहां पर यूपीआई और डिजिटल पेमेंट बढ़ गए, रियल एस्टेट की प्राइस गिर गई और टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो गया। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स। अब एग्जाम के अंदर डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अब तक आ नहीं पाया है, क्योंकि क्या हुआ ना, ये टॉपिक 2019 में ही ऐड हुआ, और 19 के पेपर में क्योंकि पहला साल था इसलिए आया नहीं, और उसके बाद में 20 में पेपर हुआ नहीं, 21 का पेपर अब तक नहीं हुआ है। तो इसलिए आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन मे कम फ्रॉम दिस। हम बस इतना जानते हैं जो यहाँ दे रखा है उसका हमें याद करना है, और इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। क्यों? कि बोर्ड कभी भी एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं पूछेगा, ये आप तैयार रहना। वाई आई टेल यू टू नॉट रीड फ्रॉम रिफ्रेशर्स, क्योंकि रिफ्रेशर्स आपको अनाप शनाप ऊट पटांग चीजें दे रही हैं। नहीं चाहिए इतना, हमको चाहिए उतना ही जितना कि हमारे इस एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, हाँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग करनी हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा हो कि नहीं मुझे और ज्यादा चाहिए, तो आप जा सकते हैं, यानी आप रिफ्रेशर देख सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो दिस इज इट फॉर टुडे। ये चैप्टर हमने रिवाइज भी कर लिया। अब आप मेरे को कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कल पूछ लेना, क्योंकि टाइम आज वैसे भी ज्यादा हो गया, तो हम फिर देखिए। ओके गाइस, so we can leave now, and
बाय सर। टाटा। बाय सर। Thank you, sir. गुड डे।